आप सभी को। ठीक है, भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताए थे कुछ सवाल जो है जेएसएससी में सीजीएल में आपका इंडियन ज्योग्राफी से भी आएगा। पूरा इंडियन ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ना, लेकिन जहां जहां पे आपके लाभ के लिए जहां जहां से सवाल रहता है कुछ पोर्शन उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो उसको कल सामान्य परिचय पढ़ लिए हम लोग और काफी ज्यादा सवाल हम लोग कर चुके हैं। एक और सवाल रहता है तटीय क्षेत्र से, ठीक है, वहां पे उस जोन से भी सवाल रहता है, तो उसको भी देखते हैं, जिसे कि लॉज ऑफ सी के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं, देखिए इवन क्लॉस बोला जाता है। ठीक है, सी के लिए भी लॉ है, जैसे लैंड के लिए लॉ होता है। ठीक है, सीमा हम लोग देखे थे, पाकिस्तान के मध्य कुछ और सीमा था, अफगानिस्तान के मध्य कुछ और था। ठीक है, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ, डूरंड लाइन, जीरो लाइन, ये सब का बात किए थे। उसी प्रकार से ओशन में भी सीमा होता है। ठीक है, और ओशन में भी क्या है, लॉ होता है। ठीक है, उसी के आधार पे सभी देश फॉलो करते हैं और वहां का संचालन होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पूरे वैश्विक स्तर पे है, यूएन क्लॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सी के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये इसका लोगो है। ठीक है, ये लोगो है, ये ओशन है, तराजू देखिए बीच में दिख रहा है, द लॉज ऑफ सी। नाम क्या है, देखिए यूनाइटेड नेशनल कंजर्वेशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। ठीक है, दूसरा है ऑल्सो कॉल्ड द लॉज ऑफ द सी ट्रीटी। ट्रीटी है ना, संधि है, इससे संबंधित। इसके वाला ओपेंड फॉर सिग्नेचर 1982 में सब लोग साइन किया है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कब साइन किया है, 1972 ईस्वी में सब लोग साइन किया। ठीक है, 1982 में। नेक्स्ट बोलते हैं इंटर्ड इनटू फोर्स, मतलब कब आया। ठीक है, परिचालन में कब आया, परिचालन में 1994 ईस्वी से यह परिचालन में है। ठीक है, आगे है अपना महत्व रखता है। इसके अलावा सेक्टर क्या है, गाइडलाइंस फॉर द यूजेज ऑफ वर्ल्ड्स ओशन एंड मैरीन रिसोर्सेस। ठीक है, मानव कहां पे रह रहा है, तो स्थल वाले भाग में रह रहा है। ठीक है, और स्थल पर जो भी रिसोर्सेस पाया जा रहा है, संसाधन पाया जा रहा है, उसका यूज किया है। ये वाला हो गया है, देखिए, तो उसका यूज किया है, लेकिन ज्यादा भाग क्या है, ओशन का है। तो ओशन में भी रिसोर्सेस पाया जाता है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो विष्णु पुराण में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, सागर मंथन हुआ था, सागर मंथन से बहुत कुछ चीजें हम लोग को मिला था। ठीक है, लक्ष्मी माता, सुदर्शन चक्र, एरावत हाथी, इसके अलावा लास्ट में क्या मिला था, कालाकूट विष भी मिला था, शंकर भगवान धारण कर लिए। इसके अलावा अमृत भी मिला था, और देवता और दानव आपस में लड़े थे, बाद में राहु केतु वाला कहानी आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से वहीं से पता होता है कि लैंड के अलावे सागर में भी रिसोर्सेस पाया जाता है, बहुत सारा रिसोर्सेस पाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम की चर्चा हम लोग करते हैं, पेट्रोलियम वहां से निकाला जाता है। इसके अलावे नेचुरल गैस भी पाया जाता है, कई सारा मरीन रिसोर्सेस है, जैसे कि आपको बताए थे क्या, तो मछली का पालन भी वहां पे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मोती का नाम सुने ही होंगे, मोती सिप में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावे और गंधक वगैरह भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावे और क्या है, बहुत सारा जीव जंतु, ऑक्टोपस, फिर ब्लू व्हेल, ये सब भी निकलता है। ठीक है, वहीं से प्राप्त करते हैं। इसके अलावे और बोला जा सकता है कि थोरियम वगैरह भी मिलता है। ठीक है, जैसे मालाबार कोस्ट है, केरल का तट है, वहां पे प्राकृतिक रूप से थोरियम पाया जाता है। थोरियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, मोनाजाइट बालू पाया जाता है, उसी में थोरियम मिलता है। और यदि भारत ये न्यूक्लियर पावर संपन्न हो गया, ठीक है, रिएक्टर ठीक ठाक से करना शुरू कर गया, तो इसका निर्भरता और सभी देशों पे जो है शक्ति के साधन के रूप में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यूरेनियम का यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 238 का नाम सुने होंगे, नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग के पास थोरियम फ्री में है, प्रकृति के द्वारा उपहार में मिला है, तो उसका यदि यूज करना शुरू कर लिए तो हम लोग तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे शक्ति के क्षेत्र में, है ना, ऊर्जा के क्षेत्र में। तो इसकी भी चर्चा करते हैं। इसके अलावा क्या है, हैज इंडिया रेटिफाइड यूएन क्लोज। यूएन क्लोज इंडिया के पास है कि नहीं, या इस पे इसको वह मानता है कि नहीं, मानता है। ठीक है, आप सर भी पढ़ाए हैं, सर ऑलरेडी संजय सर पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, हम सिर्फ रिवीजन करवा दे रहे हैं। संजय सर नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुआ जी, इसी के बारे में बताए थे, जो हम बता रहे हैं वो सुनिए। ये वाला शब्द नहीं बताए होंगे, लेकिन सर ये वाला बताए हैं, तो यही तो है यूएन क्लॉज का मतलब यही है। कब हुआ नहीं हुआ वो नहीं बताए होंगे। ठीक है, तो सबका अपना अपना क्षेत्र है।
हिस्ट्री वाला आदमी को बोल दे रहे हैं घुस के, ज्योग्राफी वाला भले सभी जगह घुस के निकल लेगा, ठीक है ना। तो सर हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से बताए, इंडिया और उसके पड़ोसी देश बता के गए हैं ना, लेकिन मैटर तो मिलता जुलता है। तो याद रखेंगे यही है, 3 प्रकार का 4 प्रकार का जोन आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया के बीच भी बोलिएगा तो हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि इंडिया का मानचित्र, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये वाला यहाँ पे भी लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन, यही वाला सेम टू सेम आपको यहाँ पे जो मानचित्र यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी में दिखाएं, उसमें दिखाई नहीं दे रहे झोल झाल। हाँ तो ये तो है, लाइन तो बताए, देखिए ये तो है, ये गहराई का लाइन है, ठीक है। देखिए समान, हाँ तो गहराई बढ़ रहा है ना जी, जैसे जैसे ये लाइन है, ठीक है, कंटूर लाइंस इसको बोलते हैं। समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं, कंटूर लाइंस बोलते हैं, ठीक है। समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। तो ये वो तो ऊंचाई बताता है, यहाँ पे गहराई बता रहा है, ठीक है। गहराई यहाँ पे बताता है, ये ऊंचाई नहीं, ये गहराई वाला रेखा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 200, यहाँ 1000, और जैसे जैसे जाइएगा देखिए कलर का शेड भी बदलता जा रहा है, ज्यादा गहराई ज्यादा गहरा, देखिए 3354, 2308, इससे कम गहरा है, इससे कम डीप है, इससे हल्का है, देखिए ये वाला, और सबसे हल्का ये वाला है। हाँ मीटर में होगा, इसका इंडेक्स देखिए क्या है, हाँ केजीएफ बहुत पुराना, हाँ सोना, देखिए ये वाला है, ठीक है, मीटर में है, ठीक है। ये वाला ये इंडेक्स है, ये भाई तुम आ जाओ इधर, ये देखिए सी लेवल यहाँ तक, ये वाला लाइन सी लेवल है। और फिजिकल मैप में आपको बताया ना, हर रंग कुछ कहता है, सब रंग का अलग अलग मतलब है। पर्वत ब्लू, ठीक है, मैदान ग्रीन, येलो डेजर्ट थोड़ा सा हल्का ब्राउन, पर पठार वगैरह दिखाएगा, ठीक है। ये सब रीजन देखे पठार को दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा पानी के लिए ब्लू है, पानी पानी, हनी सिंह पहले बता चुका है। यहाँ पे देखिएगा सी लेवल ये हो गया, इसके बाद से देखे सी लेवल से नीचे जा रहा है। तो सी लेवल हम लोग का कहाँ से लिया जाता है, चेन्नई कोस्ट से लिया जाता है, ठीक है। सी लेवल कहाँ से, कभी कभी सवाल पूछता है, चेन्नई कोस्ट से हम लोग मापते हैं। तो कम से कम बोला जाता है कि 19 वर्ष, या कहीं कहीं पे लिखा रहेगा काफी लंबा, 10 से 12 साल का देखा जाता है कि कितना ऊंचा टाइड आ रहा है। हाई टाइड और लो टाइड के बीच के क्षेत्र को लिया जाता है सी लेवल के रूप में, ठीक है। तो चेन्नई कोस्ट से माना गया है, इसके अलावा मुंबई को, लेकिन ज्यादा चेन्नई से ही लिया गया है, यहीं से हाइट मापा जाता है, MSL लिखा हुआ रहेगा, मीन सी लेवल। तो सी लेवल है, सी लेवल से नीचे जा रहा है, देखिए 200, 1000, 3000 ऐसा करके। कंटूर आर अप्रोक्सीमेट एट वर्टिकल इंटरवल्स एज एबव, बताया ना, कंटूर लाइंस होता है, कंटूर लाइंस के द्वारा ऊंचाई दिखाया जाता है। तो सब कुछ है, देखिए मानचित्र में क्या है ना, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। जो एक्सपर्ट है वही बता सकता है। तो सब कुछ में तो हम एक्सपर्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम तो ग्रेजुएशन किए, PG किए, इसी को ज्योग्राफी को दे चुके हैं, इंटर भी किए इसी के साथ, और पढ़ा भी रहे हैं। कम से कम 15 से 18 साल ज्योग्राफी के साथ रहे, तो मेरा नहीं होगा। आदमी 2 साल में बोलता है मेरा हो जाओ, और इसके साथ तो इतना दिन दिए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मानचित्र भी आपको बताए थे कहाँ से है। तो देखिए भारत के सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। ये फ्री में अवेलेबल है, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। रेजुलेशन बहुत ज्यादा है, आपके पास मोबाइल में चलेगा कि नहीं चलेगा हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे जब फंसता है तो मोबाइल में क्या होगा आप जान सकते हैं। क्या, हाँ नाम, चलिए देखिए इवन क्लॉस में क्या बात करता है। सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। जो भी आपका लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स को आधार मानते हुए एक बेस लाइन ड्रॉ किया जाता है। अब बेस लाइन हो गया, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल को टेरिटोरियल सी बोला जाता है, ठीक है।
टेरिटोरियल, कोई भी देश वहां पे नहीं जा सकता है। उस देश वहां पे चला गया, इसका मतलब क्या, अटैक, संप्रभुता पे खतरा। वहां पे गया 12 नॉटिकल माइल तक, इसका मतलब क्या, वो अटैक कर दिया भारत पे या किसी भी देश पर। मेनलैंड बेस लाइन हो जाए, ठीक है, मेनलैंड नहीं, ये देखिए बता रहे हैं, ये जैसे है ना, ये यहाँ है, ये यहाँ है ना, एक आधार रेखा माना जाता है, हाईएस्ट कहाँ है और लोएस्ट कहाँ है, उसको लेते हुए खींचा जाता है, ठीक है, उसी को बेस लाइन कहते हैं, आधार लाइन, ठीक है। कितना ज्यादा गहरा है और कितना लोएस्ट और हाईएस्ट को देख करके एक एवरेज निकाल लिया जाता है। हाँ, सबके पैरेलल ही ना लीजिएगा जी, हाँ हाईएस्ट कहाँ है, यहाँ पे लोएस्ट कहाँ है, उसको देखते हुए खींचते हैं हम लोग। ये रहा बेस लाइन, नॉटिकल माइल्स का मतलब, ठीक है, सी में जो दूरी मापा जाता है नॉटिकल माइल्स में मापते हैं, ठीक है। एक नॉटिकल माइल्स बराबर 1.86 किलोमीटर होता है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.86 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.86 किलोमीटर, 1.86 किलोमीटर होता है। देखिए ये भी यहीं से निकलता है, सर्कल का मान कितना, 360 डिग्री, ठीक है, एक एक डिग्री में डिवाइड है, एक एक डिग्री में डिवाइड है, और उसके बाद एक डिग्री के मध्य में, एक डिग्री के मध्य में कितना होता है किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का, हाँ 111 किलोमीटर। तो इसको एक डिग्री को 60 भी बोल सकते हैं, 60 मिनट में, 111 किलोमीटर को 60 से डिवाइड करिएगा, जितना आएगा उतना ही हो, डिवाइड कर लीजिएगा, कितना आएगा 1.86, यही आएगा, ठीक है। तो सारा कुछ कैलकुलेशन है बाबू, कैलकुलेशन हम बता नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिकल का चीज है, ठीक है। सारा कुछ बोलते हैं ना कि याद कैसे रहता है, याद इसीलिए रहता है क्योंकि कैलकुलेशन है सारा, इसीलिए हमको याद रहता है। आप भूल जाते हैं कि कैलकुलेशन नहीं किए, सारा का कैलकुलेशन है। अक्षांश देशांतर भी कैलकुलेशन करके बताए थे, तो हम नहीं भूलेंगे क्योंकि मैथ्स से, मैथ्स कभी भूला जाता है, प्रैक्टिकल का चीज है। तो याद रखिएगा 1.86 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू, ठीक है। 111 कैसे आया, सरकमफ्रेंस बताइए पृथ्वी का, इक्वेटोरियल, और इसका सरकमफ्रेंस कितना है, पोलर सरकमफ्रेंस नहीं पता, 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर, ठीक है। 40,008 किलोमीटर को 360 से डिवाइड दे दीजिएगा, कितना आएगा, आठ को 360 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। भूलने का कोई बात ही नहीं, कम पढ़िए सटीक पढ़िए। इसके अलावा गहराई मापा जाता है फैदम में, ठीक है, गहराई जो होता है फैदम में मापा जाता है, याद रखिएगा। सागर में गहराई फैदम में मापते हैं, 1.5 किलोमीटर होता है, देखिएगा। इसके अलावा ये हो गया 12 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी, ठीक है। इसके अलावा यहां से लेकर के यहां से 12 और यहां से 24, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, उसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और याद रखिएगा, इसमें क्या है, रिसर्च वगैरह का काम होता रहता है, ठीक है, संसाधन वगैरह निकालने का काम किया जाता है, ठीक है, निकाल सकते हैं। और क्या है, दूसरा देश का सीमा इसमें आएगा, कस्टम ड्यूटी लगाता है, जैसे यहाँ पे आएगा ना, कस्टम ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगता है ना, तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार लगा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है 200 नॉटिकल माइल तक, यहां से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक तीसरा जो जोन है,
उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो तीसरा जोन है EEZ। इसमें क्या होगा, यहां पर आप संसाधन निकाल सकते हैं, ठीक है, आपके अनुमति से दूसरे देश के शिप भी आ सकते हैं, दूसरे देश के लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक साझा रणनीति तैयार कर सकते हैं, एक साझा, देखते हैं कभी कभी युद्ध अभ्यास भी होता है, सैन्य अभ्यास होता रहता है, ठीक है, कभी लक्षद्वीप में होगा, कभी मालदीव के साथ होगा, कभी USA के साथ होगा, कभी जापान के साथ होगा, कभी फ्रांस के साथ होता रहता है। तो 200 नॉटिकल माइल तक मतलब अनुमति के साथ आप आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे इसके बाद का होता है हाई सी, इसके बाद को बोलते हैं उच्च सागर, हाई सी। हाई सी पे सबका अधिकार है, ठीक है, हाई सी पे सबका अधिकार है, इस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, सब लोग कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनुमति लेना है, यहाँ पे इसका अपना क्षेत्र है, अपना सब काम कर सकता है, आ सकता है, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, एक्साइज ड्यूटी वगैरह यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे तो नहीं आना है, टच मी नोट, ठीक है। यहाँ पे टच किया इसका मतलब इधर से, हाँ ब्लू नेवी, विक्रमादित्य भी तो होगा यहाँ, विराट भी तो होगा, है कि नहीं, विराट होगा, इसके अलावे इधर तो कोस्ट गार्ड होगा, आगे सब तो है। ये समझ में आया, यही है UN क्लॉज, ठीक है, सबके लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, सबके क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे है। कहाँ इंडिया और पाकिस्तान मिला है जी, हाँ, तो विवादित क्षेत्र तो होता रहता है। अब बोलिएगा कि श्रीलंका के पास, तो श्रीलंका के पास बेचारा मछुआरा रहता है, मछली के चक्कर में थोड़ा सा आगे पार कर जाता है तो बंदी भी तो बनता है। पाकिस्तान वाला भी तो मछुआरा को बंदी बना लेता है कि मेरा एरिया में आ गया, कौन है, भारत का घुसपैठ है, हाँ, उसके लिए रूल, उसके लिए क्या रूल है। अरे नदी में या सागर में कोई ऐसे दीवार थोड़ी खींच सकता है ना, उसको कोई दीवार थोड़ी खींच सकता है। पता रहे बंस यहाँ पे मछली पकड़ रहे, पकड़ रहे, पता चला मछली का झुंड आगे निकल गया, उसको लेने के चक्कर में आगे चल गए, सेना आके पकड़ लिया, कह रहे तुम कहाँ यहाँ आया, तो मेरा एरिया है। तो बाद में देखते हैं समझौता के छूटता भी है, कब छूटेगा, तो दीपावली के समय बहुत सारा मछुआरा छूटता है, देखिएगा न्यूज आता रहेगा, इतना सारा मछुआरा को श्रीलंका छोड़ा, तो यहाँ पे खुशी का माहौल है। पाकिस्तान भी कभी कभार छोड़ता रहता है ना, तो वो तो अलग चीज है, ठीक है, कोई। और सबसे ज्यादा विवादित सीमा, सीमा का भी अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पूरे पर्वत को ही सीमा के रूप में देखते हैं, है ना, जैसे आपका यूरोप और एशिया के बीच जो सीमा है, कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत, ठीक है। इसके अलावे आप आ जाइए नॉर्थ, ये मैकमोहन लाइन, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो भी उसी के आधार पे। इसके अलावे कभी कभी क्या देखते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को भी सीमा के रूप में तय किया जाता है, जैसे 49 डिग्री का अक्षांश रेखा USA और कनाडा के बीच लिखाया हुआ है आप लोग को, ठीक है, 24 डिग्री पैरेलल। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य, ठीक है, ये सब आपको लिखाया हुआ है, जब सीमा बता रहे थे उसी समय आप लोग को लिखा दिए। तो अलग अलग, इसके अलावा क्या है, कभी कभी नदी को भी सीमा के रूप में मानते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा नदी, सिंधु कहाँ जी, हट, झेलम नदी, है ना, ये सब जो नदी है इसको हम लोग देखते हैं। कौन सी नदी है जो केवल भारत में बहती है, बताइए तो, सिंधु की 5 सहायक नदी, सिंधु की जो 5 सहायक नदी है उसमें से कौन सी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है, सिर्फ, हाँ, सिंधु का सहायक नदी तो हम भी बता दिए, हम बोले कौन सा सिंधु का सहायक, तो तू मिंटोस खाएगा और दिमाग का बत्ती मेरा जलाएगा, है ना, नहीं, ब्यास, ब्यास सिर्फ भारत में है, सवाल पूछेगा तो क्लीन बोल्ड हो जाइएगा, याद रखिएगा। हाँ तो अब, हाँ ब्यास ब्यास है, ठीक है ना। अब कहेंगे कि नदी वही पर दिखा दो ना, गैलीलियो बना दो नदी के लिए भी, हाँ सही बात है, देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा,
भारत का प्राकृतिक विभाग, भारत का प्राकृतिक विभाग देखिए सवाल आता है, हम आपको पहले ही बोले हैं कि हम पूरा जो आपको पढ़ा रहे हैं वो डिजाइन कर लिए हैं क्वेश्चन पेपर से। 10-20 साल का क्वेश्चन पेपर देख लिए, कहां कहां से सवाल रहा है उसी को लेकर के हम अपना नोट्स छाप दिए। अब जैसे ही हिट करोगे वहां हिट करेगा, इधर हिट हम करेंगे वहां हिट जाके एग्जाम में करेगा। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में कितना प्रतिशत भाग पर मैदानी है, कितना प्रतिशत पर पहाड़ी है, कितना प्रतिशत पर पठार है। 4 सवाल यहाँ से आ जाएगा। जैसे कल बोल रहे थे कि मजा आ रहा था, इसीलिए मजा आ रहा था क्योंकि सवाल ही बता रहे थे, हम कोई नया चीज नहीं बता रहे थे। सारा जो सवाल था 10 साल 20 साल का वही सवाल बता दिए, तो जब जाइए तो मजा आएगा कि हाँ मास्टर बता दिया था ये सब, इसीलिए बोल रहे थे कि बढ़िया है। हाँ तो अब बेस आपको बता दिया, अब ऑब्जेक्टिव ही चलेगा, यहीं से सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव से ही सवाल रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक विभाग में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कौन सा, मैदानी भाग सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो लिखेगा मैदानी क्षेत्र 43% भाग पर है, मैदानी क्षेत्र 43% भाग पर। ठीक है, 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट लिखिएगा पठारी क्षेत्र 27.7%, 27.7% भाग पर पठार है। पहाड़ी क्षेत्र 18.6%, 18.6%। फिर लिखेगा पर्वतीय क्षेत्र 10.8% या 10.7%, 10.7%। पहाड़ी, और देखिए बोला जाता है कि कोई भी प्राकृतिक रूप से उत्थित भूभाग जिसका ढाल क्या हो, ढाल तीव्र हो, ठीक है, चोटी नुकीला हो और अपने समीपवर्ती सतह से कम 1000 मीटर ऊंचा हो, ये कहलाता है पर्वत। और 1000 मीटर से कम होगा उसको कहते हैं पहाड़ी। ठीक है, वैसा भूभाग जिसका किनारे वाला भाग तीव्र हो, ऊपर वाला भाग फ्लैट हो और अपने समीपवर्ती सतह से कम 300 मीटर ऊंचा हो, ये मेज के जैसा दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं पठार। ये सब पढ़ा दिए हैं, आप नहीं किए। 1000 मीटर से कम, मीटर से कम, लेकिन कभी कभी ये हाइट में विवाद है। जैसे पारसनाथ की पहाड़ी 1300 कुछ मीटर है। ठीक है, हाँ पहाड़ी ही नाम है, तो हाइट में विवाद है, तो जो विवाद है उसमें कुछ अपवाद भी है। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर यही बात होता है। ज्योग्राफी में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है। ठीक है ना, इसीलिए मेरा क्षेत्र क्या है, बदलता है, इसीलिए बोलते हैं चेंजिंग इज द रूल्स ऑफ नेचर। तो वही पढ़ा सकता है जो हर समय गियर चेंज करता रहेगा, एक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, फिर उसको घुमा के पढ़ाइए। याद रखिएगा यहाँ हाइट में, क्योंकि पारसनाथ की पहाड़ी सबसे उच्चतम बिंदु है छोटा नागपुर पठार का, कितना है 1314, 1365 मीटर है ना, कहीं कहीं पे 1366 मीटर रहता है, 65 ही मानिए है ना, एवरेज 1365 मीटर। इसके अलावा बताइएगा कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा, रांची का पठार, रांची का पठार भी नहीं, पाट प्रदेश बोलिएगा। ठीक है, रांची का पश्चिमी भाग जिसको पाट प्रदेश बोलते हैं, 900 से 1200 मीटर उसका हाइट है। ठीक है, तो भाग अलग है और चोट पॉइंट अलग है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, और सवाल का आंसर वही होगा जो आपके ऑप्शन के सबसे ज्यादा करीब होगा। कौन बोल दिया, हजारीबाग है। छोटा नागपुर का पठार 3 भाग में, ठीक है, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। रांची का पठार 900 से 1200 मीटर, एवरेज 1000 लिखा रहेगा पाट प्रदेश वाला। ठीक है, 900 से 12 है, उसके बाद 600 आ जाएगा, उसके बाद 300। हिमालय का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तीन डिवीजन है हिमालय का, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। जैसे जैसे वो अपलिफ्ट हुआ वैसे वैसे छोटा नागपुर का पठार भी 300 मीटर उठा है।
सबसे ऊंचा हो गया है रांची का पठार, उसके बाद हजारीबाग का पठार, और उसके बाद वाई छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, कोडरमा का पठार बोलेगा, रामगढ़ का पठार बोलेगा। और ये सब पठार किसके द्वारा अलग है, तो बोला जाता है घाटी के माध्यम से अलग होता है। ठीक है, जैसे दामोदर घाटी के माध्यम से रामगढ़ का पठार और रांची का पठार अलग है, घाटी के माध्यम से ही अलग है। तो ये देखिएगा, हो गया ये। अब लिखिएगा फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन हो गया। इतना ही में सब आ गया, मैदानी में सब आ गया। ठीक है, मैदानी में सब आ गया, मरुस्थल सब आ जाता है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी, भूआकृति के आधार पे भारत को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, 5 वर्ग या 6 वर्ग कहीं कहीं पे मिलेगा। ठीक है, 5 या 6 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे है 5 भाग है, 6 हम बना देंगे तो दिक्कत है, अपने मन से 8 भी बना दो, क्या दिक्कत है, 5 ही है। आप 5 पढ़े हैं, हम आपका नहीं मानेंगे। ठीक है, हम एनसीईआरटी मानेंगे। 5 है, कहाँ गया मेरा, एक तो गायब हो गया। अरे 6 है जी, 6 है, 6 है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, टेंशन क्या ले रहे हैं, 6 है। अब इसको तो मानिएगा ना, हमको मत मानिए, एनसीईआरटी को मानिएगा ना। चलिए, पहला डिवीजन कौन सा, उत्तर का पर्वतीय, हिमालय हिमालय कुछ नहीं होता। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र लिखिएगा। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर का मैदानी भाग। ठीक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत का बृहद मैदान या विशाल मैदान। ठीक है, हाँ, विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा कहां गया, चौथा मरुस्थल, बढ़ गया एक। हाँ, तब मरुस्थल। ठीक है, चौथा मरुस्थल। हाँ, कंबाइन कर देंगे, अभी पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं ना कि 6 भाग में है कि 8 भाग में है। 4 हो गया। पांचवा देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट को भी हटा दिए, प्रायद्वीपीय पठार में आएगा। इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, तो तटीय मैदान लिखिएगा। ठीक है, पांचवा आपका होगा तटीय मैदान। कैसे आ जाएगा जी प्रायद्वीप पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में सिर्फ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आएगा। ठीक है, तटीय नहीं आएगा, नहीं, तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान को 2 वर्ग में विभाजित करते हैं, उत्तर का पूर्व का तटीय मैदान और पश्चिम का तटीय मैदान। ठीक है, पूर्व का तटीय मैदान में उत्तरी सरकार और कोरोमंडल कोस्ट आएगा, और पश्चिम वाला में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे कोकण, कन्नड़, मालाबार, बहुत कुछ है। भारत में विविधता का कमी है। इसके अलावा आइएगा छठा वाला, आइलैंड्स, द्वीप समूह, छठा वाला द्वीप समूह, प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम जो बताएंगे ये समझ लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया, इसका हम क्या क्या बताएंगे। सबसे पहला हम उत्तर का पर्वतीय भाग बताएंगे, पर्वतीय क्षेत्र बता देंगे। ठीक है, पहला डिवीजन हम जो बताएंगे। दूसरा डिवीजन हम आपको बताएंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रेट प्लेन्स इंडिया, इसको समाहित हम इसी में कर लेंगे, मरुस्थल वाला भाग को यहीं पे। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे इसमें, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इसी को इसी में समेट देंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा मेरा आएगा प्रायद्वीपीय पठार, ये सब सारा आ जाएगा, दक्कन का पठार से लेकर ये सब सब जो देख रहे हैं। इसके अलावा चौथा आपका आ जाएगा दक्षिण का पठार। नहीं, प्रायद्वीपीय पठार को 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं,
एक को बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा को बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। विंध्यन श्रेणी जो है, ठीक है, विंध्यन श्रेणी, मालवा का पठार, ये सब क्या है, इसको अलग करता है साउथ इंडिया से। ठीक है, और यही विंध्यन श्रेणी है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करता है, याद रखिएगा। इसके अलावे चौथा हम बताएंगे आपको तटीय मैदान, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, और पांचवा बताएंगे आइलैंड। एक को खा जाएंगे, किसको, मरुस्थल वाला को साथ में मिला देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए ऊंचाई देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे। ब्राउन ज्यादा ऊंचाई 1200 से मीटर है, उससे कम है 600 से 1200, 300 से 600, ये देखिए 0 से 300, और ये वाला पर्वत श्रेणी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ये जो है स्केल पे आधारित है मैप। ठीक है, ये स्केल पे आधारित है, आप इससे दूरी भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग लिखते हैं उत्तर का पर्वतीय, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। चलिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में दो क्षेत्र शामिल होता है। ठीक है, दो पर्वत शामिल होता है, एक ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र लिखेगा, लुसेंट लेके बैठे हुए मिलेगा जी। लिखिएगा। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में दो शामिल होता है। ठीक है, क्या क्या लिखिएगा, तो ट्रांस हिमालय प्लस हिमालय, ट्रांस हिमालय तथा हिमालय, उसमें अलग से ही ट्रांस हिमालय होगा, है ना। चलिए अब क्या देखना है, तो लंबाई चौड़ाई से सवाल रहता है, ऊंचाई से सवाल रहता है। ठीक है, और क्या चीज से बना है, कैसे बना है, उससे सवाल रहता है। तो जो जिस जैसा एग्जाम वैसा ही पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, क्योंकि तभी पास कर पाइएगा। मेंस पढ़ा देंगे हम, लिखा देंगे, पता चला एग्जाम के बाद जो बोलिएगा अंदर से, ठीक है, क्या किया था, तो वो काम नहीं करना है। पढ़ाने के बाद जब एग्जाम में आए तो याद भी रखना है कि फिर बुलाओ मिठाई विठाई के लिए, है कि नहीं। हाँ, हमको पता है नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी आशा कर लेते हैं। चलिए लिखिएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। तो सबसे पहले लिखिएगा लंबाई। ठीक है, लंबाई कहां से कहां तक, तो पूरब से पश्चिम, लंबाई पूरब से पश्चिम 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। किसका लिख रहे हैं ये भी समझ लीजिएगा, नॉर्दर्न प्लेन का, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो पूरा मिक्स कर दीजिएगा, ट्रांस हिमालय हिमालय सब मिक्स हो गया, बाद में यही बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग सबको रखिए। अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ट्रांस हिमालय करेंगे तो हम आपको बोल देंगे कि ट्रांस हिमालय के बारे में लिखिए। चलिए लिखिएगा, ऊंचाई जो लंबाई है 2500, चौड़ाई लिखिएगा, चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर, चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। चलिए ऊंचाई लिखिएगा 6000 मीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, एवरेज हाइट 6000 मीटर। किस प्रकार का है, तो लिखेगा यह नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, यह नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, यह मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और ये भी कौन सा मोड़दार, न्यू फोल्ड माउंटेन, यह न्यू फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। तो हिमालय कौन सा माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, चलिए ये हो गया थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किसका, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का। अब आपको बोले हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्या है, दो वर्गों में है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का बात करेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, और यहाँ पे देखे पामीर नॉट है, पामीर ग्रंथि देख रहे हैं, नॉट पाया जाता है, दो जगह पे नॉट आपको दिखेगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे पामीर नॉट बोलते हैं, नॉट का मतलब गांठ होता है, दो चीज जब जोड़ते हैं तो गांठ लगाते हैं ना, उसी प्रकार से जहां पे पर्वत जुड़ता है उसको गांठ बोलते हैं। यहाँ से कई सारा माउंटेन निकलता है, क्या निकलेगा, देखिए कुल्लू श्रेणी यहीं से निकल रहा है, यहीं से आपका हिंदू कुश निकलेगा, यहीं से जैग्रोस निकलेगा, यहीं से सुलेमान निकलेगा, यहीं से किरथर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा, इसको नॉट बोलते हैं। पहला नॉट ये
दूसरा नोट आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी। नीलगिरी दूसरा नोट है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे जुड़ता है उसी को नीलगिरी के नाम से जानते हैं। तो दो नोट याद रखिएगा, नीलगिरी भी नोट है और पामीर भी नोट है, ठीक है। तो आगे हम लोग सबसे पहले ट्रांस हिमालय को लिखेंगे। लिखिएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब पार होता है, ठीक है। नहीं, लिखा देते हैं क्या है ट्रांस हिमालय, ठीक है। देश को तो भूल जाइए, पर्वत उर्वत में देश को भूल जाइए, ठीक है। लिखेगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना है, ठीक है, हिमालय के पार है, हिमालय से पहले बना है ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो लिखेगा हिमालय से पहले बना है ट्रांस हिमालय, हिमालय से पहले बना है। कभी कभी चट्टान पूछ दिया जाता है तो क्या कौन सा चट्टान मिलेगा? अब आप ये सवाल आप बताइएगा, हम नहीं बताने वाले। कौन सा चट्टान मिलेगा यहाँ पे? पूरा कबाड़ा मेरा नाम का कर दिए, ठीक है। क्या बोले थे कि बलित पर्वत का निर्माण क्या चीज में होता है? जियोसिंक्लाइन में होता है, भूसन्नति में होता है, ठीक है। भूसन्नति क्या है? तो गहरा उथला सागरीय भाग है। तो सागरीय भाग में आग्नेय चट्टान खोज रहे हैं, अवसादी चट्टान होगा, ठीक है। लिखेगा अवसादी चट्टान से बना है। अब आप आंसर नहीं दे पाइएगा फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं रहेगा, ठीक है। अब तो ये भी नहीं बोला जा सकता है कि नहीं पढ़ाए होंगे, क्योंकि एक एक बात रिकॉर्ड करवा दे रहे हैं, क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा प्रमुख श्रेणियां। बहुत सारा श्रेणी इसमें है, ठीक है। तो श्रेणियां से सवाल रहेगा, कौन सा श्रेणी ट्रांस हिमालय में है? प्रमुख श्रेणियां लिखिएगा। देखिए कभी कभी क्या पूछेगा, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ देता है। यदि सीजीएल नहीं रहता थोड़ा सा कम कर सकते थे, लेकिन सीजीएल है, ग्रेजुएट लेवल, ये 10th का बुक का है, ये 8 या 10th का बुक का इमेज है, आप खोज सकते हैं जाके, एनसीईआरटी का। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो श्रेणी लिख लीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। क्या सवाल रहेगा ये देख लीजिएगा। आपका अरेंजमेंट पूछेगा, या तो पूछेगा साउथ से नॉर्थ सरिया दो, अरेंज कर दो, या तो नॉर्थ से साउथ अरेंज कर दो। एक रहेगा, दूसरा कर पाइएगा। तो हम नॉर्थ से साउथ आपको बता दे रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश अरेंज में है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। हाँ ये वाला जास्कर है। देखिए कभी कभी सवाल पूछता है, ठीक है, कि सिंधु नदी किस श्रेणियां के मध्य से होकर गुजरती है? इन दो श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। बोले ना सिर्फ सवाल ही है। लद्दाख और जास्कर के मध्य से, ठीक है, लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु नदी। चलिए आगे लिखिएगा, सबसे ऊंची चोटी कौन सा? सबसे ऊंची चोटी कौन सा? K2, K2, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी K2 है। किस श्रेणी में है K2? सवाल पूछा जाता है, काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है, यही सवाल। हाँ काराकोरम श्रेणी में है K2। K2 का दूसरा नाम, चलिए गॉडविन ऑस्टिन। ट्रांस हिमालय की लंबाई 965 मीटर। ट्रांस हिमालय की लंबाई 965 मीटर। अब क्या, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर, हाँ जी, हाँ लंबाई है। एक ही आदमी है जो पकड़ ले लिए, ठीक है ना, बाकी सब तो जय श्री राम। चलिए लिखिएगा प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर। देखिए बहुत सारा ग्लेशियर भी देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा ग्लेशियर मिलेगा वो देखिएगा, सियाचिन, और ये क्रम है, लंबाई के अनुसार क्रम है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर,
इस पर, किस पर, कैफो, कैफो, किस पर, बैफो, बाल्टोरा, इस पर बैफो बाल्टोरा, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, ये ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुने होंगे, बाकी सब के बारे में नहीं सुने होंगे तो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, लंबाई नहीं होगा भाई, लंबाई के अनुसार क्रम है, ठीक है। लंबाई के अनुसार सबसे लंबा कौन सा, सियाचिन, उसके बाद हिस्पर, उसके बाद बैपो, उसके बाद बाल्टोरा, उसके बाद चोमोलुंगमा, काराकोरम। अब इतना ज्यादा डिवीजन हम भी नहीं किए, गैलीलियो इतना ज्यादा नहीं बने, जो सवाल पूछा है उसी के हिसाब से बता दिया आपको। क्या सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान, लद्दाख सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। लद्दाख सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा सड़क कहां से गुजरता है, तो लेह से गुजरता है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, बहुत सारा यहां से नदी निकलती है, ठीक है। तो यहां से निकलने वाली नदियां लिख लीजिएगा। यहां से निकलने वाली नदियां, ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। कैलाश रेंज से ये सब निकलता है कि नहीं, कैलाश रेंज के आसपास कोई मानसरोवर से निकल रहा है, कोई कैलाश रेंज से निकल रहा है, कोई तिब्बत से निकल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंधु सतलज। कुछ है सवाल क्या? इसके अलावा लिखिएगा लोकेशन, स्थिति कहां पे है, तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मुख्यतः इसका अवस्थिति जो है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। अब देखिए कुछ कुछ क्या है, घाटी है, ठीक है। या तो उसको बोलते हैं जोन, बोलते हैं क्षेत्र, बोलते हैं, जो अलग करता है, एक हिमालय को दूसरे हिमालय से अलग करता है, ठीक है। सबसे पहला जो जोन है उसको बोलते हैं सच्चर जोन, सच्चर जोन। सच्चर जोन, या तो इसी का नाम है हिंज लाइन, हिंज लाइन। ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है, ठीक है। तो हिंज लाइन ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। चलिए ट्रांस हिमालय अपना जगह पे सेटल्ड हो गया, ठीक है। ट्रांस हिमालय अपना जगह पे सेटल्ड हो गया, ट्रांस हिमालय खत्म। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय खत्म। नेक्स्ट लिखिएगा, दूसरा है आपका हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिमालय, जो मुख्य हिमालय है, ठीक है। हिमालय याद रखिएगा, ठीक है। हिम का मतलब तो हिम बर्फ हो गया, और आलय का मतलब घर होता है, ठीक है। तो बर्फ का घर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एबोर्ड ऑफ स्नो। और आलय कई जगह पे यूज होता है, पुस्तकालय, विद्यालय, ठीक है। तो बहुत जगह पे आलय शब्द यूज होता है। वस्त्रालय, आलय का मतलब घर होता है, ठीक है। तो हिम का घर हिमालय। चलिए हिमालय को, मुख्य हिमालय को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। मुख्य हिमालय को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा? ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, इसी को बोला जाता है महान हिमालय,
ठीक है, हाँ एक ही है। ग्रेटर हिमालय को ही बोला जाता है महान हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय बोला जाता है। इसी को बोला जाता है हिमाद्री, हिमाद्री भी इसी को कहा जाता है। तो सवाल रहेगा ग्रेटर हिमालय को और क्या कहते हैं, तो हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका लघु हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय, इसी को बोलते हैं लेसर हिमालय, इसी को लघु हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय लिखिएगा, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। नेक्स्ट लिखेगा शिवालिक, शिवालिक, इसी को आउटर हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय कहते हैं, ठीक है। आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय, इसी को उप हिमालय भी कहा जाता है, इसी को उप हिमालय कहते हैं, याद रखिएगा उप हिमालय, ठीक है, इसी को उप हिमालय कहा जाता है। चलिए ये हो गया। अब जहां तक बात करते हैं तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति आप लोग को बता दिए हैं, नहीं बताए हैं, किसके कारण, हाँ प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार, ठीक है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के कारण इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने के कारण हुआ है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं किसके अनुसार, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। बोला जाता है कि इसका निर्माण टेथिस सागर में हुआ है, क्योंकि आपको बताए थे पेंजिया और पैथालासा, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, वेगनर के द्वारा दिया गया था। वेगनर क्या बात करते थे, वेगनर क्या बात किए थे, बताइएगा कुछ। अब पीछे वाला चीज नहीं याद करिएगा ना, तो बेस होता है क्या, बेस होता है फिजिकल जो हम आपको पढ़ाए, उसके बाद सारा कुछ उसी पे फ्लाइट उड़ता है, ठीक है। तो फिजिकल वाला नहीं बताइएगा तो हम भी पीछे स्किप करके निकलेंगे, कि फिर दोबारा हमको जाने का मन नहीं कर रहा है फिजिकल के तरफ। ऑलरेडी हम इतना क्लास लेके 40-50 क्लास हो गया होगा, ठीक है। तो फिर हम पीछे की ओर जाने वाले नहीं हैं, ये याद रखिएगा। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और रिवीजन नहीं करिएगा तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार होइएगा, इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। इसमें थोड़ा सा देखते हैं, यदि होगा तो हम दिखा देते हैं, और नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। देखिएगा पेंजिया पैथालासा वाला होगा, ठीक है, हाँ ये वाला, ये कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी है, ठीक है। इसी यही बात किया जाता है। कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी में क्या बोला गया था कि दो भाग हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट है, एक सुपर ओशन है। सुपर कॉन्टिनेंट यानी जितना भी स्थल का भाग है एक साथ जुड़ा हुआ था, जो स्थल का भाग जुड़ा हुआ था उसको पेंजिया कहा जाता है, ठीक है। ये वाला रहा पेंजिया, देखिए पेंजिया लिखा हुआ है, और जो जल वाला भाग है उसको बोला जाता है पैथालासा, ठीक है। तो देखिए 225 मिलियन ईयर्स एगो का बात किया जा रहा है, बाद में आते हैं 150 मिलियन ईयर्स एगो में क्या होता है कि पेंजिया दो भाग में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है बीच का, ये बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे जल आएगा या नहीं आएगा, जो जल आएगा उससे एक सागर बनता है जिसको बोलते हैं टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर। अब ये दो भाग में विभाजित हुआ, उत्तर वाले भाग को लॉरेशिया या अंगारा लैंड बोलते हैं, दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। ये दो भाग में विभाजित हो गया। अब सवाल कभी कभी रहेगा कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा भूमि है, हाँ, और अंगारा लैंड में कौन कौन सा है। तो देखिए अंगारा लैंड में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया था। गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। बाद में इंडिया गोंडवाना लैंड से टूटा और यूरेशियन प्लेट से टकरा, एशिया और यूरेशिया वाला भाग को यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, यहां से टकराया, और इसके बीच का जो सेडिमेंट है, ये टेथिस सागर जो खुला था वहां पे,
इसके बीच का सेडिमेंट है उसमें फोल्ड पड़ा, और इस फोल्ड पड़ने के कारण ही क्या बना, आपका हिमालय बना। तो हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में होता है, भूसन्नति में होता है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे हिमालय टेथिस सागर में बना है। ठीक है, तो दो प्रकार का सिद्धांत याद रखिएगा। बाद में अभी जो स्थिति यही वाला है, वर्तमान में स्थिति ये वाला है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके लिए बैठे हुए थे, पूछ लिए, नींद हमको आ रहा था, बोले क्लास कैसे लीजिएगा, इसके लिए जगना भी तो पड़ता है, खोज खोज के लाओ, मेरा कॉन्सेप्ट के साथ कौन सा मैच कर रहा है ये भी तो देखना है। देखिए सूरज अस्त है, बंदा मस्त है। चलिए आइए, तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय की बात करते हैं। बृहद हिमालय बृहद हिमालय देखिए, यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो भी हिमालय होगा, या तो ग्रेटर हिमालय हो, या तो मिडिल हिमालय हो, या तो आपका शिवालिक हो, तीनों का लंबाई बराबर होगा। ठीक है, लंबाई बराबर होगा, विस्तार बराबर होगा, चौड़ाई में अंतर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे विस्तार, इसका विस्तार। विस्तार देखिए पूरब से पश्चिम की ओर है। ठीक है, विस्तार का जहां तक बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम की ओर इसका विस्तार देखने को मिलता है। कहां से कहां तक, तो इधर होगा नंगा पर्वत, इधर होगा नामचा बरवा। दिखा देते हैं दूसरा मानचित्र में, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है जी, ग्रेटर हिमालय का है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा, कहां गया मानचित्र, नंगा पर्वत कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं, ये वाला है नंगा पर्वत। हम बोले ना मेरा आंख चमकता है, एक ही चीज देखते 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 देखते, ये है नंगा पर्वत। ठीक है, यहाँ ये नंगा पर्वत है। चलिए नामचा बरवा, यहाँ पे होगा नामचा बरवा, खोजिएगा नामचा बरवा, मिला, ये है ना उसके ऊपर। ठीक है, मिल गया ना, चलिए छोड़िए उतना। नंगा पर्वत से नामचा बरवा के मध्य है। ठीक है, चलिए दूसरा इमेज देखते हैं, न्यू बैचेज में होगा। इंडिया, इंडिया अभी तक एटलस खोज रहे हैं, समझा रहे हैं। नंगा, ये इंडिया का मैप खोज रहे हैं। वो वाला नहीं होगा ना, ये देखिए ये नंगा पर्वत। ठीक है, ये नंगा पर्वत और इधर होगा नामचा बरवा। ये सब मैप में नहीं होता। ठीक है, लिखिएगा नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, वो वाला मैप में दिख जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके अलावे
किसका आकार कैसा है ये सवाल रहता है, तो लिखेगा आर्क शेप में है, धनुषाकार रूप में है। ठीक है, आर्क शेप में है, धनुषाकार रूप में है, चापाकार रूप बोला जाता है, आर्क शेप में, धनुषाकार रूप में। ये देखिए यहां से यहां तक आर्क शेप में है। ठीक है, तो आर्क शेप याद रखिएगा। औसत ऊंचाई लिख लीजिएगा 6100 मीटर, औसत ऊंचाई 6100 मीटर, लंबाई 2500 किलोमीटर, लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई लिखिएगा 25 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर। पच्चीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेगा प्रमुख शिखर, नेक्स्ट लिखेगा प्रमुख शिखर। कौन कौन सा शिखर होगा? ठीक है, और शिखर क्या देखेंगे? ऊंचाई के अनुसार देख लेंगे। ठीक है, शिखर जो है ऊंचाई के अनुसार देखते हैं। सबसे ऊंचा कौन सा? माउंट एवरेस्ट जी। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। ये देखिए माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद 8,148, उतना ही तो है। हाँ तो क्या दिक्कत है, एवरेज बताए ना। इसके अलावा लिखे कंचनजंगा, कंचनजंगा जितना भी होगा ना 6,000 से ऊपर ही होगा। यहाँ पे जो भी माउंटेन होगा 6,000 से ऊपर, शिखर जो भी होगा 6,000 से ऊपर ही, देख सकते हैं। इसके अलावा लिखेगा मकालू, यहीं पे होगा मकालू, ये रहा मकालू। अब हर मानचित्र को ऐसा डिजाइन करें तब ना, अपने से बैठ के करेंगे तभी होगा। मकालू। इसके अलावा लिखेगा धौलागिरी, यहाँ है धौलागिरी, ये रहा आपका धौलागिरी। नेक्स्ट लिखिएगा नंगा पर्वत है बाबू, ये रहा नंगा पर्वत। हाँ यही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेगा अन्नपूर्णा, ये देखिए अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद लिखेगा नंदा देवी, ये कई बार पूछता है कहां पे, उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा, देखिए यहीं पे दिख रहा है। बोले ना आंख मेरा चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए यही नामचा बरबा इतना बढ़िया से लिखा हुआ है, मिल नहीं रहा था। हाँ बरवा लिखा था इंग्लिश में, नामचा बरुआ नहीं लिखा था। ठीक है, BARWA लिखा था, नामचा बरवा। ये हो गया। ये जो आप लिखे हैं अभी वो क्रम क्या है? हाइट के अनुसार है। ठीक है, ऊंचाई के अनुसार क्रम है, घटता हुआ। 8, इससे भी ज्यादा है, अदर करके लिखेगा। और कुछ पर्वत है। ठीक है, कौन कौन सा और होगा? त्रिशूल, शंकर भगवान की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, त्रिशूल, बद्रीनाथ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, सब लिखना है। त्रिशूल, केदारनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हाँ बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ग्लेशियर लिखेगा, हिमनद, कई सारा हिमनद भी यहाँ पे है। ठीक है, जहां से कुछ नदियां भी निकलती है। हिमनद लिखेगा गंगोत्री, गंगा निकलती है ना, गंगोत्री। फिर लिखेगा मिलाम, मिलाम। फिर लिखेगा जेमू, जेमू। क्या पीछे बैठ के गलर गलर अपने कर लेते हैं, उसके बाद इधर फेंकते हैं? बोलिए क्या? सेकेंड में जेमू। अरे मिलाम, मिलाम, हाँ मिलाम लिख लीजिए, हम मिला, मिलाम। ठीक है, अब लिखेगा सर्वोच्च चोटी कौन सा होगा? सबसे ऊंची चोटी, बस लिखने का जरूरत है।
चलिए तो लिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे दर्रा पाया जाता है, ठीक है, बहुत सारा दर्रा, दर्रा से भी सवाल रहेगा, और दर्रा से सवाल रहेगा कि कौन राज्य में है, ठीक है। ऐसा तो मुख्य जो दर्रा यहाँ पे उसको देख लेते हैं। बुर्जिल, बुर्जिल, जोजिला, और ये सब जो है ना आपको जो मिला है यहाँ से हिंदी वाला सब इसमें पड़ा हुआ है। अब इंडियन ज्योग्राफी के लिए मारा मारी मत करिएगा, सब उसमें है, लेते आइएगा, दिखा देंगे है कि नहीं। मास्टर बोला कि नहीं ये आप लोग सोचते हैं, बोल दे कम से कम आके। हाँ, बुर्जिल जोजिला कश्मीर में है, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हिमाचल प्रदेश में बारालापचाला, बारा लापचा ला, बारा लापचा ला, सीप किला, सीप किला, रोहतांग पास, रोहतांग पास, ये सब हिमाचल में। घूमे हैं कि नहीं? हम घूम लिए आप लोग के बदले, ठीक है। शिमला मनाली कुल्लू डलहौजी सब, बारालापचाला, सीप किला, रोहतांग पास। और अकेले थोड़ी घूमे थे, 174 लोग के साथ, 3 बस था। हाँ हाँ हाँ, हरियाणा वाला, अम्बाला से। चलिए कर रहे हैं कुछ लोग। नेक्स्ट लिखेगा उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में सांगला, नीति, लिपू लेक, सांगला, सांगला, नीति, लिपू लेक, उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा सवाल सिक्किम से पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल सिक्किम से पूछा जाता है, कौन सा? नाथुला वाला। नाथुला कहाँ है? सबसे ज्यादा सवाल पूछा है नाथुला, तो लिख लीजिएगा नाथुला और जे लेपला, नाथुला जे लेपला, ये है आपका सिक्किम में, सिक्किम में। तो ये था आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। अब लिखिएगा, हैं खत्म आज के बाद, बाय बाय। हाँ अभी आधा घंटा है ना टाइम, देखिए है 15-20 मिनट में तो नहीं पढ़ने का मन है तो मेरा भी मन थोड़ी है, हम अपना काम कर दिए हैं। चलिए लिखिएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, लिखिएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अभी लिखिए ना, जो बोल रहे हैं अपना दिमाग नहीं लगे, जितना बोलते हैं उतना करते चलिए। हाँ क्या? हिमाचल मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट, ये ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करता है, ठीक है। लिखिएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करता है, ग्रेटर हिमालय को बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। नहीं भाई, लघु हिमालय अब आएगा नहीं। दूसरा डिवीजन है, लिखिएगा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। दूसरा डिवीजन मिडिल हिमालय, इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है,
इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय छोटा छोटा पर्वत से मिलकर बना है, ठीक है। ये जो है छोटा छोटा पर्वत से मिलकर बना है। चौड़ाई लंबाई तो 2500 रहेगा, ठीक है। क्या कैसे हो जाएगा जी? कितना बज 7 बज गया? हाँ 7 से पार। धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।